नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में रहकर पाकिस्तान के गुणगान गाने वालों पर आज गाज गिज गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने यहां पर आप देखिए नौकरी से कई लोगों को बर्खास्त कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल उठा दिए। सरकारी नौकरी की आड़ में आतंक से रिश्ते पाले जा रहे थे। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों से यहां पर जिनका कनेक्शन निकला है, फिलहाल उन पर आज गाज गिर गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। और ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी आप देखिए बर्खास्ती किस तरह से यहां पर करवाई गई थी और लश्कर तैयबा और साथ ही साथ आप देखिए जैश ए मोहम्मद के साथ इनके संपर्क थे, तार जो है वो जुड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक बड़ी कार्रवाई लोगों पर हुई है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये भी बताते चले कि जिस तरह से लश्कर तैयबा का प्रमुख ओवरग्राउंड यहां इशफाक था, लेकिन फिलहाल दुरुस्त कर अगर आपको पूरी खबर सामने रखें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की मदद कर रहे 3 सरकारी कर्मचारियों की सेवा को फिलहाल समाप्त कर दिया है। सरकारी तंत्र की आड़ में ही यहाँ व्हाइट कॉलर आतंकियों के खिलाफ अभियान को जारी रखे हुए थे। लगातार एलजी मनोज सिन्हा ने आज ये बड़ा फैसला लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, एक सरकारी स्कूल का टीचर जो कि एजाज अहमद और तीसरा यहां श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात वसीम अहमद खान है। सबसे पहले लश्कर तैयबा का जो प्रमुख है ओवरग्राउंड वर्कर था यहां इशफाक, और पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर वर्ष 2007 में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुआ था। लश्कर तैयबा का प्रमुख ओवरग्राउंड माना गया है और उसका भाई यहां मलिक आसिफ नसीर पाकिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर का आतंकवादी था जो 2018 में मारा गया। और मलिक ने यहां पुलिस बल में सेवा करते हुए लश्कर तैयबा के लिए काम करना जारी रखा। फिलहाल बड़ी अपडेट, और उसके साथ ही देखिए वर्ष 2021 में जम्मू के कठुआ में ड्रोन से हथियारों की तस्करी में भी ये लिप्त पाया गया है। तो मलिक ने यहां सीमा पार से लश्कर के हैंडलों के लिए जीपीएस निर्देशित हथियारों का जो गिरावट का समन्वय है उसके लिए करने के लिए पुलिसकर्मी होने का लाभ लिया और हथियार गिराए जाएंगे इस पर काम भी किया, आतंकियों तक पहुंचाया और इसमें अहम भूमिका भी निभाई। ओवरग्राउंड वर्कर एजाज अहमद भी था जो कि जिला पुंछ का रहने वाला है। वर्ष 2011 में स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त हुआ। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम करता रहा। नवंबर 2023 में पुलिस ने उसे उसके साथी के साथ पकड़ा था और यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर जो वाहन है वो भी देखिए किस तरह से बरामद, हथियार, गोला बारूद और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर लेकर ये जा रहा था जब इसे दबोचा गया था। फिर जांच जब की गई तो यहाँ आप देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उनके संपर्क में ये था। 2007 से ही श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वसीम अहमद खान को लश्कर और एसएस आतंकवादियों को सहायता करने की भूमिका पर बर्खास्त कर दिया गया है। और अब तक यहां 80 से भी ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। और ये भी बताते चले कि उपराज्यपाल ने जब से अपना काम संभाला है उसी वक्त से एक्शन मोड में आते हुए इन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। फिलहाल यहाँ व्हाइट कॉलर के नीचे जो लोग छिपे हुए हैं उन पर अब कार्रवाई तेज हो गई है और यहाँ 80 सरकारी अधिकारी जो है जो आतंकियों के मददगार हैं, कर्मी हैं, सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। इनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तहसीलदार तक भी शामिल है। अब यहाँ जो मददगार हैं उनकी लंबी लिस्ट है। देखिए जिस तरह से खुफिया एजेंसियों की अगर मदद के करीब 600 से भी ज्यादा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है जो यहां सरकारी तंत्र में बैठकर सरकारी तंत्र की खामियों का लाभ उठा रहे हैं और अलगाववादियों की मदद कर रहे हैं, यानी कि देश का खा रहे हैं लेकिन पूरी तरह से गुणगान पाकिस्तान के गा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है, लेकिन क्या इस कार्रवाई के बाद इस तरह के सवाल जायज हैं? इसी पर आज बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रतन सिंह गिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत रतन जी। उनके साथ ही दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषक हैं। आपकी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए दिनेश जी। अप्पू सिंह सलाथिया हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत अप्पू, आपका भी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अप्पू सिंह आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 301 ए और 2 पर कार्रवाई हुई है, गेस्ट हमारे साथ हैं कि नहीं? अपू जी
जवाब दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, आई वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू सम पेपर्स और बड़ी अच्छा एक छोटा सा किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। वो कहते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो आपकी नसों में देश प्रेम बहना चाहिए, आपकी नसों में देश के लिए जोश बहना चाहिए। ये खबर मिली है जिसमें दीज पीपल हैव बीन सस्पेंडेड। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मूव है। इट इज अ वेरी गुड मूव टू टैकल टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि हिंदुस्तान में हर किसी की नस में कुछ ना कुछ बह रहा है। किसी की नसों में सिंदूर बह रहा है, किसी की नसों में जाति बह रही है, किसी की नसों में शराब बह रही है, नफरत बह रही है, जातिवाद बह रहा है, जहर बह रहा है, किसी की नसों में पसीना बह रहा है, किसी की नसों में पैसा बह रहा है। मगर सबसे ज्यादा जरूरी है इस देश में रहने के लिए देश प्रेम का बहना। इसलिए आज जो एक्शन लिया गया है एज पर आर्टिकल 311, आई अप्रिशिएट दिस एक्शन। ये बिल्कुल सही है कि जो लोग भी इस देश में हैं, कि जो लोग भी जम्मू कश्मीर में रहकर किसी और राज्य, किसी और देश का गुणगान कर रहे हैं और किसी और देश के एजेंट्स हैं, स्ट्रिक्ट कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। रतन जी, वो कह रही है कि सिर्फ अभी तो शुरुआत है। 600 से भी ज्यादा लोग तो व्हाइट कॉलर के नीचे अभी तक आप देखिए जिन पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा चुकी है। रतन जी, अनम्यूट कर लीजिए रतन जी। आवाज नहीं आ रही है रतन जी। दिनेश जी, इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। एक बार चेक कर लीजिए रतन जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। देखिए आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी आशा जी की बात करें, जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दिल साहब की आवाज आ रही है शायद, बोलिए। नहीं, बोलिए ना, मैं आपको सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा सिस्टम रहा है 1947 के बाद। शायद जम्मू कश्मीर एक पहली रियासत थी पूरे देश में जब एम्प्लॉयज ने टेररिस्ट के फेवर में स्ट्राइक कर दी थी। आपको याद होगा, आपको शायद, आप छोटे होंगे, 1989 में हम पढ़ते हैं, जब 1989 में जब टेररिज्म शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रिवोल्ट कर दिया था, जम्मू कश्मीर के आईएएस ऑफिसर्स ने रिवोल्ट कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं इनको भर्ती किया गया। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट की होगी, जब से ये आर्टिकल 311 से शुरू है, सबसे ज्यादा लोग कहां से अटैक हुए हैं? पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऐसा था कि जमायत इस्लामी के जो भी मदरसे चलते थे, मदरसों के जो टीचर थे उनको टीचर भर्ती किया गया, रेगुलर टीचर बनाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्ट्रेटजी के तहत जो जितने भी एंटी नेशनल जो यहाँ पे ग्रुप्स थे, तो एक स्ट्रेटजी के तहत पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों को भर्ती किया गया। अब ठीक है, 2020 में जो एक टेरर मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी, उस समय के जो हमारे इंटेलिजेंस के चीफ थे उनकी लीडरशिप में, वो टेरर जो कमेटी है वो पूरा स्क्रूटनाइज कर रही है, सबको पूरा सर्विलेंस पे रखा है ऐसे लोगों को। जैसे आपने कहा कि शायद 800 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनका सर्विलेंस किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है। तो अभी ये शुरुआत तो नहीं कह सकते, शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी काफी लोग रडार पे हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सरकार को जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को जो ब्लैक शीप हैं उनको बाहर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण जो है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म सर्वाइव करता है। आपने एक चीज और देखी कि आज जिन 3 लोगों को टैग किया है उनमें से एक की इन्वॉल्वमेंट जो जर्नलिस्ट सुजात बुखारी थे उनकी किलिंग में भी थी। तो ये लोग पुलिस में रहकर, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस में रहकर, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर हैं तो लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, जो पुलिस में है ऐसे लोग वो टेररिस्ट की हेल्प करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी। ठीक है रतन जी, आवाज आ रही है मेरी? पर आपको मैं नहीं सुन पा रही हूँ रतन जी, अनम्यूट करिए प्लीज पहले। आवाज नहीं आ रही है। अब अप्पू, जिस तरह से एक बड़ी बात अब कानूनी तरीके से अगर कर लें, 311 की बात आ रही है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना कितना जायज है? क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि ईद से पहले इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।
देखिए आर्टिकल 311, इसके पहले मैं बताऊं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन इन दिस आर्टिकल। अगर महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा है, बिकॉज आई हैवंट रेड इट, तो आई डोंट थिंक आई वुड अप्रिशिएट दिस पर्सनली एज अ लॉयर। देखिए, आपको हिंदुस्तानी के तौर पर सोचना ये है, अपू जी की आवाज को बढ़ा दीजिए। बोलिए बोलिए। आपको हिंदुस्तानी के तौर पर सुनना है। आपको क्या, मुझे आप सुन सकती हैं आप? जी जी, देखिए, आपको हिंदुस्तानी के तौर पर सुनना है, आपको जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर सोचना है। पार्टी की सदस्यता को इस वक्त आपने साइड पे रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल 311 सेज। ये अगर महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएबल। मैं इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट नहीं करूंगी। कुछ चीजें आप बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और मैंने अभी भी जो शुरू की जो पंक्तियां कही, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि देश प्रेम की तरफ जो जोश है वो सर्वप्रिय होना चाहिए। देखिए, आर्टिकल 311 बेसिकली क्या कहता है? It talks about dismissal, removal or reduction in the rank of persons employed in civil capacities. इसके 3 बेसिकली क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज इसमें ये कहता है कि कोई भी इंसान अगर मेंबर है किसी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन का, और ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट, और ही इज होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर द स्टेट और अंडर द यूनियन, he shall not be dismissed or removed by any authority which is lower than him. ये पहला क्लॉज है। 311 का दूसरा क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है that no such person can be dismissed from the service, removed or reduced in rank in the service unless and until उसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो, और इस इंक्वायरी में पहले उसको चार्जेस बता देने चाहिए, and we have to hear his side of the story also before giving a decision. मगर जो आज ऑर्डर आया है एलजी साहब का, वो आया है एक एक्सेप्शन के तौर पर जो आर्टिकल 311 में दी गई है। Now this exception is basically provided अंडर सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। मैं ये पढ़ के सुनाऊंगी आपको आशा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना। काफी लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकल 311 जो है वो डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन रैंक के बारे में बात करता है विद रिगार्ड टू पीपल हु आर होल्डिंग सिविल पोस्ट इन द यूनियन एज वेल एज स्टेट, और कहीं ना कहीं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और उनका पक्ष सुन सकते हैं। मगर इसी आर्टिकल में जो है कुछ प्रोवाइजोस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो क्लियरली कहते हैं कि अगर आप इन 3 पैरामीटर्स में फॉल करते हैं तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी जाएगी। इसमें से पहला है राउंड ऑफ कंडक्ट which has led to the conviction of a criminal charge, ये पॉइंट है। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अथॉरिटी जो है, सैटिस्फाइड है that there is some reason, मगर आपके पास एक बड़ा ही सशक्त रीजन है, उस रीजन को आपने रिकॉर्ड करना है, एंड इंक्वायरी इज नॉट नीडेड। और लास्ट, जिसके तहत ये जो आज का ऑर्डर एलजी साहब ने निकाला है, वो ये है कि if the president or the governor is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such an inquiry. तो आज का जो ऑर्डर निकाला गया है इस क्लॉज के तहत निकाला गया है, आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी के तहत निकाला गया है कि इस जो जब सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो उसमें इंक्वायरी की बात नहीं होगी। कानून को ध्यान में रखकर आज एक बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन इस पर राजनीति करना कितना जायज है? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, और अगर आप देश के अंदर रहते हैं तो आपको इस पर गर्व होना चाहिए और इस बात को लेकर आगे चलना भी चाहिए, ना कि इस पर आप ये बात कर सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं किसी को। देखिए आशा जी, पहले भी आपके कार्यक्रम में ये डिस्कस होता रहा है कि कश्मीर में कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म चलता है, अभी भी चलता है। अगर पीडीपी ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपोजिशन में रही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपोज करती रही है। जब 2023 में पहली बार, 2022 में पहली बार लोगों को निकाला गया आर्टिकल 311 के तहत, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सेम पेज पर थे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया था, क्योंकि कश्मीर में ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। अब देखिए 2016 का एक एपिसोड है जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, सईद अली शाह गिलानी थे, उनके एक रिलेटिव, उनके पोत्र जो थे, उनको इलीगल तरीके से बैकडोर अपॉइंटमेंट दी गई थी, उनको भी सरकार ने टैग कर दिया। जब ये सरकारें ऐसा करती हैं तो ये सरकारें कोई ऐसा, मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सपोर्ट करेंगे, ये हमें नहीं लगता। कोई भी पार्टी, कश्मीर सेंट्रिक पार्टी कोई भी सपोर्ट करेगी, पॉलिटिक्स इस पे होती रहेगी, लेकिन सरकार को ऐसे जो ब्लैक शीप है एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सभी ब्लैक शिप को सिंगल आउट करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि तभी जो हम टेररिज्म को काम शुरू कर दिया क्या है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। जी आप फोन पर ही मैं कर रहा हूँ, जवाब दीजिएगा प्लीज। फरवरी में भी 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, जिसमें
टीचर, मेडिकल कॉलेज का ही एक और शख्स और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शख्स था। लेकिन इस बार पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट वाला और साथ ही साथ टीचर। देखिए आशा जी, जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम था ना, आज से डिकेड्स पहले से, इसमें एक अलगाववाद और जो राष्ट्र विरोधी सोच है वो काफी पनपी है कई दशकों से। और आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर, मैं कहता हूं कि प्रशासन के हर शोबे में ऐसा एलिमेंट घुसा, उनको घुसाया गया, उनको डाला गया। ये मेडिकल में है, एजुकेशन में है और पुलिस में है, इंजीनियरिंग में है। कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें वो एलिमेंट जिसके दिमाग में राष्ट्र विरोधी और अलगाववाद की सोच गहरी की थी, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन गए। आप हैरान हो जाएंगे, दिनेश जी ने बताया पहले भी कि ये वाहिद राज्य है यहाँ पुलिस ने स्ट्राइक की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें थोड़ा सा ऐड जरूर करूंगा। हैरानगी इस बात की होगी, 100 के करीब, 100 के करीब केएस और सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर के जो थे, वो 90 में जब गवर्नर जगमोहन वहां अपॉइंट हुए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक मेमोरेंडम भेजा था ह्यूमन राइट्स के प्रति कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और इसमें आप इंटरवीन करिए। जिस रियासत में जो प्रशासन है, उसके जो प्रमुख लोग हैं, अगर वो इस सोच के मालिक हैं तो इसका बेड़ा तो ऊपर वाला ही पार करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोच है, ये इसके पीछे कारण है, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण है। ये जो अलगाववाद की जो सोच थी, उसको हमेशा बढ़ावा दिया गया है। और इसमें ये भी एक सहानुभूति रखते हैं क्योंकि जो सेपरेटिस्ट है या जो उग्रवादी है या जो अलगाववादी है, उसको कश्मीर के समाज में काफी बड़ा समाज जो है वो हीरो की तरह देखता है, तो उसके प्रति सहानुभूति भी हो जाती है। तो ये जो प्रशासन के लोग हैं, ठीक है, ये कर गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है रतन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? दिनेश जी, जिस तरह से मैंने सवाल किया रतन जी से, लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं, मैं इस पर जवाब जानना चाहूंगी। सिर्फ 2 और 3 डिपार्टमेंट्स को लेकर चेक लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप खुद भी कह रहे थे कि ब्लैक शिप्स पर अब गाज गिरना जरूरी है, सारे डिपार्टमेंट्स को बीच में लेने की जरूरत है, ओवरऑल अब चेक लगाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए आशा जी, पुराना सिस्टम और था, आपको सिस्टम ऐसा कि टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई है, टेक्नोलॉजी के बेस पे आप सबको सर्विलेंस पे रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लोग पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते थे, उनको सोशल मीडिया के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। अब सरकार ये पूरा वॉच कर रही है, हर जो एम्प्लॉय है उसका सोशल मीडिया उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे वो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे है, उसको वॉच किया जाता है, उसको सर्विलेंस पर रखा जाता है। सरकार ने अब एक एक्टिविटी इनको वॉच करना शुरू कर दिया है। ये बात भी अच्छी है। सिर्फ पुलिस ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट, जैसे गिल साहब ने कहा, एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इनको इन्फिल्ट्रेट करवाया गया सभी डिपार्टमेंट में। आपने हमारे पुराने जो इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी किताब मैंने पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में बैठकर यहाँ लोगों को ना अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं, वो लोगों की ट्रांसफर भी करवाता रहा। जब जिन लोगों को सैक किया गया, आपने 80 से ज्यादा लोगों को सैक किया गया, उनमें 2 सैयद सलाहुद्दीन के बेटे भी हैं। आप हैरान, वो आदमी भारत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद चला रहा है, तो उसके बेटे यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसकी स्लिप पे उनकी ट्रांसफर होती है, उनको प्राइम पोस्टिंग दी जाती है। तो ये सिस्टम क्या था? ये सिस्टम तो मतलब लगभग उन्हीं के हाथों में था जो एंटी नेशनल लोग हैं। अपू, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले जितने भी लोग हैं, पहले भी इस पर सरकार ने काम किया है, लेकिन सख्ती से अब काम करने की जरूरत है। कौन कौन सी धाराओं के तहत काम करने की जरूरत है? जल्दी जल्दी से। पहले आपको एक चीज बताऊंगी आशा जी, इसमें बड़ी अनम्यूट कर लीजिए पहले। लोग ये जानते हैं आर्टिकल अनम्यूट ही है। कैन यू हियर मी नाउ? आवाज को बढ़ा दीजिए प्लीज अपू। मुझे सुन सकते हैं? जी बोलिए। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, बोलिए प्लीज। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्टिकल 311 जो है,
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसको जब इनकॉर्पोरेट किया गया, कुछ डिस्कशंस हुई। क्या जो बेसिक इनकॉर्पोरेशन हुआ वो हुआ 7 सितंबर 1915 को, और इसमें उन्होंने एक बड़ी पैरामाउंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रखी। उन्होंने इसमें डिस्कशन करी कि जब हमने क्या हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जब बात कर रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी कंसर्न को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्या शुड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बी डन अवे विद, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द सिक्योरिटी कंसर्न? आप आने की आशा जी, आई वाज गोइंग थ्रू सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, उसमें सभी जो भी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन, उन सबका एक ही स्टैंड था कि आर्टिकल 311 को लेके, देखिए मैं क्यों इस पे एम्फेसिस दे रही हूं, क्योंकि आज जिन लोगों को निकाला गया है उनको निकाला गया है एज पर आर्टिकल 311। तो उस टाइम पे भी इनिशियल जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया 7 सितंबर 1949, और जब इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया सभी मेंबर्स ने दे ऑल अग्री टू द फैक्ट कि सिक्योरिटी कंसर्न जो है शुड बी पैरामाउंट। अब आ जाते हैं आपके दूसरे पॉइंट पर कि क्या जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एब्सोल्युटली आशा जी, सख्त से सख्त जो भी बीएनएस के जो भी सेक्शंस है इनको बहुत बहुत धन्यवाद अपू जोड़ी के लिए। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, रतन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से जो ब्लैक शिप्स हैं उन पर कार्रवाई जो तेज कर दी गई है सरकार की तरफ से, सिर्फ पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट्स को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए कि कहां पर वो काले भेड़िए छिपे हुए हैं, उन्हें निकालकर बाहर रखना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।